अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल उमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। सूरत हाल ये है कि पिछले कई प्रोग्राम्स में बात होती रही अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से और साथ साथ शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू हमने की। बढ़ते हुए हादसात और उसके साथ साथ इंसानी जानों का ज़िया, ये एक ऐसा मौजू बन चुका है। बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इस वक्त माह मुबारक में होना तो ये चाहिए था कि मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की जाती, जैसा कि सिलसिला जारी है महंगाई के हवाले से और दीगर मामलात पर। हम इस वक्त उससे भी बड़ा मसला ये बन चुका है कि शहर में बेहंगम ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह का वाक़या पेश आया हो। ये समझने पे मजबूर हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, सिलसिला आखिर है क्या। ये सोचने पे चीज़ मजबूर करती है कि यहाँ पर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, बार बार निशानदही की जा रही है मीडिया की जानिब से भी और सिविल सोसाइटी की जानिब से भी। हर शख्स इसके ऊपर एहतजाज भी कर रहा है, सवाल भी कर रहा है कि आखिर इस सिलसिले को कैसे रोका जाए। ताहम मुकम्मल तौर पर जैसे हुकूमत दीगर मामलात में नाकाम नज़र आ रही है, जिसमें महंगाई हो, अमन व अमान की सूरत हाल हो, समाजी नौइयत के मसाइल हों, बढ़ती हुई आबादी की वजह से मसाइल हों, गर्ज़ ये कि कोई भी मसला हो, मुकम्मल तौर पर हुकूमतें नाकाम नज़र आ रही हैं। बिल्कुल उसी तरह ये जो मामला है जिसमें बेहंगम ट्रैफिक की वजह से, ख़ास तौर पर डंपर्स की वजह से जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा है, अब मुझे ना चाहते हुए ये बात कहनी होगी कि शायद हुकूमत की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है, वरना होना तो ये चाहिए था कि एक या दो वाक़यात के बाद इस तरह की सूरत हाल सामने ना आती। तो अब देखना यह है कि हुकूमत इसके ऊपर क्या करेगी और लामहला फिर सियासी जमातों के लिए सियासत करने का एक बड़ा बेहतरीन मौका जो है उनको मैसर आता है। और शायद ईद के बाद कुछ ऐसी ही सूरत हाल अब बनती जा रही है जिसके अंदर मैं इस सूबे की अगर बात करूं तो बड़ा मुश्किल वक्त अब हुकूमत के ऊपर आने वाला है। तो बहरहाल इसके लिए यकीनन पहले से तैयार होंगे कि इन सियासी मामलों को कैसे निपटा जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर के अंदर सूरत हाल ये थी कि ट्रैफिक जैम की वजह से दो सड़कें महज बंद करने की वजह से पूरा शहर मफलूज होकर रह गया और इस मुकम्मल ज़िम्मेदारी आयद होती है कमिश्नर कराची पे, उनकी टीम्स के ऊपर, रियासती जो इदारे दीगर हैं, चीफ़ मिनिस्टर पर, उन सब के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो हज़ीमत लोगों ने कल उठाई है, जो अज़ियत का सामना उनको करना पड़ा है, तो इसकी ज़िम्मेदारी अब आपको लेनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर सवालात होते रहेंगे। उसके अलावा दीगर मामलात हैं जिसके हवाले से देखने वाले पैगामात भेजते हैं, निशानदेही करते हैं मामलात की, कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अच्छा जी, तो जनाब अनवर खुर्शीद साहब हमारे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अनवर भाई आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इन तमाम मामलात का अहाता भी करेंगे, इसके ऊपर जायज़ा भी लेंगे इन सारे मामलात का। तो मैं चाहूँगा ज़रा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। एक तो मुल्की नौइयत के जो मामलात और मसाइल हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन शहर कराची में जो कुछ हो रहा है, ख्याल ये है कि ये मामला बहुत ज़्यादा संजीदा हो चुका है। ज़रा फरमाइएगा इसमें क्या इजाफ़ा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची शहर में जो ये ट्रैफिक का निज़ाम है, इसके पीछे काफ़ी अवामल हैं जो कार फरमा हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, मेयर हैं, क्योंकि सीएम तो पूरे सूबे के सीएम हैं ना, जी। उनको उनको डायरेक्ट बात करना तो अच्छी बात नहीं है। और कमिश्नर हैं, डीसीज़ हैं, एसीज़ हैं, ये जितनी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो ज़िम्मेदार हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे कराची के अंदर डंपर और टैंकर जो हैं पानी वाले, इन्होंने जो अंत मचाई हुई है, तो ये इनको रोकते भी नहीं हैं, इनसे बात भी नहीं करते हैं। और क्योंकि ये एक ऐसा माफिया है कि जो इनसे ऊपर है, तो अब रिक्वेस्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, मेयर कराची को, उस माफिया से हाथ जोड़ के जी रिक्वेस्ट करें, जी, बहुत अच्छी बात। उनको कहें कि यार आप इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, एक स्पीड लिमिट
जो है वो दे दें, इलाके दे दें और औकात कार दे दें ऐसे कि इन औकात कार में आप देखें सब मौजूद है पहले से सारी जी, चीज़ें। दोबारा उनको बुलाएं, उनको बताएं। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं, कानून की चीज़ें जो होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, SOPs होती हैं, ये रोज़ाना दुरहानी पड़ती हैं, रोज़ाना बताना पड़ता है हर एक को, रोज़ाना एक ब्रीफिंग। टैंकर्स के जो जहाँ पे हाइड्रेट हैं वहाँ पे अगर हर निकलने वाले टैंकर वाले को ये हर वक्त बताया जाए भाई देखभाल के ज़रा एहतियात से चलना है, क्योंकि नए लोग इंडक्ट हो जाते हैं, ड्राइवर नए लोग जो उनके साथ सेकंड होते हैं, उनके हेल्पर होते हैं, वो नए लोग होते हैं, उन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि कानून क्या कहता है। वो कहते हैं कि बस हमने वो छोड़ना है, जैसे मोटरसाइकिल चल रहा है ऐसे हमने भी जाना, जैसे रिक्शा चल रहा है ऐसे हमने भी जाना। उनको बताना लाजमी है कि आपकी एक बड़ी गाड़ी है और उसके बाद उसका वज़न बहुत ज़्यादा है और उसको आपने बहुत एहतियात से चलाना है। हत्ता कि रास्तों में ऐसी जगह पे भी पानी वाले टैंकर खड़े हो जाते हैं जिससे ट्रैफिक भी जाम हो जाती है, रोड के अलावा जहाँ पे उन्होंने पानी डालना होता है। उनको बताना है कि कई इलाके ऐसे हैं जिनमें दिन को नहीं, आप रात के वक्त लेट नाइट, क्योंकि वो तो कर सकते हैं लेट नाइट, रात के आधी रात के बाद वहाँ पे पानी पहुँचाएँ, ज़्यादा बेहतर होता है। और साथ ही मैं आपको बताऊँ, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की तो बात कर ली, टैंकर्स के ड्राइवर्स और टैंकर माफिया की बात कर ली। ये जो कुचले जाते हैं इनके लिए भी एक पैगाम है कि ये लोग जो हैं इस तरह से मोटर बाइक चलाते हैं, इस तरह से रिक्शा चलाते हैं, इस तरह से गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी आ रही है तो आप अपनी एहतियात खुद भी तो कुछ तो एहतियात करें ना। आप अगर एक पीछे टैंकर आ गया, आप साइड पे हो जाएं, किनारे पे हो जाएं, थोड़ा सा उसको जाने दें। आपको हतक हो जाती है ना, मोटरसाइकिल वालों की भी हतक हो जाती है। वो कहते हैं कि क्यों भाई ये क्यों जाएगा, उनके ऊपर वो चीज़ चढ़ी होगी टैंकर माफिया है, ये वो ऐसी बात वो होती है ना, मैं इसको रास्ता नहीं दूंगा या कुछ। आप अपनी जान बचाएं। अब कराची शहर में ख़ास तौर पर, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा है कि आप सड़क के ऊपर अपनी जान, अपनी हिफाजत खुद आपने करनी है। आप अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई भी चीज़, व्हीकल आप चलाते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि दूसरा गलती करेगा। बहुत अच्छी जो पैदल आ रहा है रोड पे या क्रॉस कर रहा है या फुटपाथ पे चल रहा है, वो गलती करेगा तो उसको पहले आप देखें कि वो गलती करेगा या दूसरी गाड़ी वाला गलती करेगा, तो अपनी जान बचाएं। ये नहीं कि दूसरी गाड़ी वाला आपको बचाएगा। तो आप जब अपनी नीयत घर से निकलते वक्त ये करेंगे कि जी दूसरा गाड़ी वाला या दूसरा पैदल चलने वाला गलती करेगा, तो फिर आपके एक्सीडेंट होने से चांसेस बहुत कम है। मुनासिब बात, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें बराबर की गलती होती है। लेकिन एक चीज़ हमारे माशरे पे लागू इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ ना कानून है, ना उसके ऊपर अमलदारी है, ना कानून के जो नाम नहाद मुहाफ़िज़ बने बैठे हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बात यह है कि जिस माशरे में इंजस्टिस हो ना, और जहाँ पे बैड गवर्नेंस हो, उसकी रिफ्लेक्शन सबसे पहले आपको रोड से नज़र आती है कि सड़क पर आखिर क्या हो रहा है। अब दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या तरक्की याफ्ता नहीं भी हैं, अगर आप उनका जायज़ा लेंगे तो पता चलेगा वहाँ पर इस किस्म की ट्रैफिक वायलेशन नहीं होती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर बैड गवर्नेंस नहीं होती। एक रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि जहाँ पर बैड गवर्नेंस हो, मिसमैनेजमेंट हो, नेपोटिज़म हो और ये सब कुछ जो हमारी सोसाइटी में पाया जाता है, अगर ये होगा तो फिर लोग ट्रैफिक वायलेशन करेंगे। और यही वजह है कि वो ट्रैफिक वायलेशन आपको गैर मामूली तौर पर ज़्यादा नज़र आती है। तो इस सारी सूरत हाल इसका हमें सामना है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इन बुनियादों के ऊपर जो है वो जायज़ा नहीं लिया जाता, क्योंकि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है ना। एक टाउन प्लानिंग होती है, एक सिटी की प्लानिंग होती है, उस सतह पर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है ये समझना बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, एक और हमारी मेहमान हैं सीनियर रहनुमा कौसर बीबी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, वो भी तशरीफ़ फरमाएं। उनको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया कौसर बीबी, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये फरमाइए कि ये जो कुछ अभी मामलात की निशानदेही की गई है, ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है? बहैसियत पार्टी वर्कर भी सवाल करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप भी अगर कराची में ही रहते हैं तो फिर यकीनन इन सारी चीज़ों का सामना तो आपको भी होगा कि जगह जगह खुदी हुई सड़कें, टूटे हुए रोड्स, खंबे कहीं जा रहे हैं, कुछ कहीं जा रहा है। सवाल तो करते होंगे कि आखिर ये कैसे ठीक किया जाए। जी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ये जो कल वाक़या हुआ बड़ा दुख भरा वाक़या है और ये बस ज़ुकात तभी आते हुए मेयारी चैनल पे
तो मोटरसाइकिल वाला जेल रोड के ऊपर बिल्कुल मेरी गाड़ी, तो मैंने अपने ड्राइवर का हाथ रोका, मैंने कहा कोई जल्दी नहीं, आप ये बीवी मिसेज होगी या बहन होगी, कोई होगा साथ में, तो मैंने कहा बेटा आप स्लो कर लो, हम 5 मिनट लेट पहुंच जाएंगे। ये वाक़यात इसलिए होते हैं कि सारी जिम्मेदारी लोग जो है हमारी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। कल एक लिया में वाक़या हुआ मोटरसाइकिल के साथ, मतलब वो भी 4 लोग मर गए, सही कहा आपने। अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे। और कल जो वाक़या कराची के अंदर हुआ है, दिल दहलाना देने वाला वाक़या था, और यकीन करें कि मैं मेरे दिल खून के आंसू रो रहे कि इतनी जल्दी से, क्योंकि 1 साल शादी को हुआ और फिर वो खातून जो थी हामला थी, जिस तरीके से ईदी उसको छिपा वाले लेकर रोड पे बच्चे को जा रहे थे, मैं भी जाहिर है सॉरी माँ हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। टैंकर माफिया को देखिए इतने प्रोटेक्ट्स हुए, गवर्नमेंट ने, मेरे कराची ने, हमारे मुर्तज़ा बाप ने उनको बुला के कहा कि आप थोड़ा सा तरीका अख्तियार करें। ये हमारे खिलाफ टैंकर माफिया भी रोड पे निकल आते, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको भी पता है, प्रोटेक्ट्स करना शुरू हो जाते हैं, जी हम जा रहे हैं वज़ीर आला हाउस में। हम किस किस से जान छोड़ाएं। ये लोग जो हैं कराची के अंदर बेटा ट्रैफिक कितना हो गया है, हर बंदा कहता है कि मैं जल्दी में हूँ। कल जो वाक़या था वो प्रोटेक्ट्स कर रहे थे क्या कहते हैं प्रेस क्लब पे, वो रोड भी बंद हुए, लोगों को उसकी तकलीफ भी हुई, हमें उसका दुख है कि वो लोग रोडों पे उन्होंने रोडों के ऊपर उन्होंने रोज़े अफ्तार किए। ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना लोगों ने मुम्मा बना दिया गया है। सवालात हमसे बहुत होते हैं, लाजमी बात है कि सिंध गवर्नमेंट हमारी है, हमसे सवाल करेंगे, जाके किसी पड़ोसी से नहीं करेंगे। हम भी इस चीज़ को कंडेम करते हैं, मगर टैंकर माफिया को मैं ऑनियर अपने मेरे कराची को कहना चाहती हूँ कि मुर्तज़ा भाई प्लीज़ इसके ऊपर DCA कमिश्नर है, सबको इसके ऊपर गौर करनी चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये हादसात हो रहे, ये नहीं होने चाहिए। ये मेरे अंदर की आवाज़ है, बहुत अच्छी बात। मैं जो बात करूंगी मैं उसको हक सच की बात करूंगी कि ये वाक़या नहीं होने चाहिए। रोज़ाना हमें रोडों पे लाशें मिल रही हैं, टैंकर माफिया को मना करो तो वो आ जाते हैं रोडों पे, जी हमारा रोज़गार बंद हो रहा है, तो भाई आप कत्लेआम करके तो रोज़गार ना करें। बिल्कुल ऐसा ही। ये चीज़ें कराची शहर रोड भी खुदे में, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ बेहतर होगी। एजुकेशन साईं सरदार शाह जी ने बहुत पिछले द्वार में बेहतर की, इंशाल्लाह अभी भर्तियों के ऊपर उसके ऊपर भी पाबंदी उठा ली। इंशाल्लाह कराची के नौजवानों को और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, सामना हमें भी है हर चीज़ का है। मैं ये नहीं कह रही कि रात ही को दूध की नहरें बह जाएंगी। और अभी तो 16 ही साल हुए हैं, अभी तो थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ। टाइम नहीं, 16 साल भी ये नहीं, आप तंज ना करें, 16 साल नहीं हुए, हमें 18-17 साल हो गए, मगर करने को बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, अभी तो ज़ाहिर है टाइम बहुत उसके टाइम नहीं, टाइम अभी इनको जल्द डिलीवर करना चाहिए। हाँ, जल्द करना चाहिए। ये मेरे अंदर की ज़मीर की आवाज़ है कि रोड क्या हम इन रोडों पे नहीं चलते, हमारे लिए कोई स्पेशल रोड तो नहीं, हमारी गाड़ियों का भी सत्यानाश होता है। ये भी बड़ा कमाल है, गाड़ी लेके निकले पहले रोड तलाश करें है किधर ना। पहले तो ऐसा था कि शहर के अंदर गड्ढे होते थे सड़क के ऊपर, मिसाल देते तो अब तो गड्ढों के ऊपर सड़क आ गई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, ऐसा बिल्कुल। चलें शुक्र है, इसका इदराक तो हुआ कि ऐसा ही है जी। ऐसे ही है ना भाई, मैं क्यों रमजान नहीं अच्छी बात है, झूठ तो वैसे भी नहीं बना जी अनवर भाई। मामला ये है, अब आपके सामने है, जैसे बहन हमारी कह रही हैं, इनका मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ ऐसे लोगों की जो खुलकर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि इसी शहर के बासी हैं ना, यही जीना मरना है, तो ये सारी चीज़ें तो ये भी देखते हैं। लेकिन किया क्या जाए, कोई सिस्टम वज़ा करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ हमेशा हम देखते हैं कि एक अथॉरिटी दूसरे हाथ उसके ब्लैकमेल हो रही है, फिर वो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेती, फिर ज्यूरिस्डिक्शन का मसला है, कभी आप थाने जाएं FIR कटवाने आप हमारा तो वास्ता सारा दिन होता है, और सबसे पहले उसकी कोशिश होगी कि वो जस्टिफाई करे कि इसकी ज्यूरिस्डिक्शन में वाक़या हुआ ही नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, आपने खाक ठीक करना है इन मामलात को, कहाँ से सिलसिला शुरू किया जाएगा जी? ये कराची ख़ास तौर पर या पूरे मुल्क को देखें, जिनका जो कम्युनिकेशन का हमारा जो सिस्टम है, रेल भी शामिल है या हवाई जहाज़ भी,
या बहरी जहाज़ के तो सफ़र अब ख़त्म हो गए। तो ये जो कम्युनिकेशन का हमारा, ट्रांसपोर्टेशन का जो हमारा ये सिलसिला है ना, इसमें कराची में ख़ास तौर पर इसका जो सिस्टम है ना, सिस्टम को अगर कहेंगे सिस्टम ठीक नहीं है, बेसिकली गवर्नेंस का मसला है। गवर्नेंस का मसला है। जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी तो उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। गवर्नेंस में मैं हमेशा बताता आया हूँ कि निचले लेवल तक, गली मोहल्ला लेवल तक कमांड होनी चाहिए, और गली मोहल्ला लेवल तक जब चीज़ जाएगी, नीचे तक डिलीवर होगी तो फिर फ़ायदे होंगे। ये ऊपर से पहले तो सीएम का सिस्टम था और अब एक मेयर बीच में आ गया, चलो मेयर का सिस्टम है, मगर ये नीचे तक काउंसलर भी ऊपर की चीज़ है। काउंसलर्स के नीचे भी गली मोहल्ला तक जब वार्ड लेवल तक बात होगी तब जाके मामलात सही होंगे। और उसके लिए जो लीडर है ना वो भी सही चाहिए, पढ़ा लिखा बेशक ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, यानी कि हम कहते हैं कि जी वो पता नहीं कौन सा 62-63 की भी ज़रूरत नहीं है उसके लिए किसी चीज़ के, उसके लिए डेडिकेशन की ज़रूरत है। एक चीज़ और बताएं कि ये अगर आपने कहा कि गवर्नेंस सही हो तो डिलीवर करने में कितना टाइम लगेगा, मेरी नॉलेज के लिए बता दें। जी ऐसे ही है कि जैसे आप देखें ना, जो पतंग उड़ाते हैं ना, जब उनकी पतंग की जो डोर होती है ऐसे नीचे पड़ी हो तो वो जब उठाएंगे ना तो वो उसके अंदर गुंजल कहते हैं पंजाबी में, गुंजल पड़े होते हैं और सरा नहीं मिलता उसका, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब वो चरखड़ी के ऊपर या वो पिन्ना जिसको कहते हैं उसके ऊपर क्या गोला उसके ऊपर करेंगे तो सेकंड लगता है उस पर से निकलने में। जब आपकी गवर्नेंस सही होगी तो फिर काम ऑटोमेटिकली खुद सिस्टमेटिकली सही हो जाते हैं। जब आपकी गवर्नेंस में फुकदान होगा, पता ही नहीं होगा किसने क्या करना है। अब ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, ये डिस्ट्रिक्ट कुरंगी है। अब ये लाइन आ गई है, उधर का रोड बनना हुआ है, इधर का रोड नहीं बनना हुआ है। एक तो हमारे मसले हैं, हमारे पास तो एक तो 7 ज़िले हैं, अच्छा उसके बाद 7 तो हमारे पास कंटोनमेंट भी हैं, वो अलग है। कंटोनमेंट का जो इलाका होता है उसमें वो काम जी वो कंटोनमेंट करेगी। फिर उसी तरह टैक्सेस का जो मामला है वो भी सही नहीं है, किसी जगह पे दिए जाते हैं, किसी जगह पे नहीं दिए जाते। कंटोनमेंट बोर्ड अपने टैक्सेस वहाँ तो वसूल कर लेते हैं, जो बाकी ज़िलों वाले हैं उनके लिए वो टैक्सेस कलेक्ट करना भी मुश्किल है। फेडरली एडमिनिस्ट्रेट किया जाए जैसे पुराना फार्मूला था, वो तो बड़ा प्रोडक्टिव रहा है। कौन सा वाला? फेडरली एडमिनिस्ट्रेट नहीं, ये देखें वो तो फिर वापस चला गया ना। अब तो फेडरली बहुत दूर है, अब तो 18वीं तरमीम भी हो गई है, सूबे को बात चली गई है, सूबे से शहर को चली गई है। जो हम कहते हैं कि वार्ड लेवल पे तो काउंसलर लेवल तक बात आ गई है, काउंसलर सिर्फ साइन करने के लिए रह गए हैं। क्या हो जी हमारा शनाख्ती कार्ड है तो उसको साइन कर दो, ग्रेड 17 वाले के पास जाने की बजाय काउंसलर से टेस्ट करवा के ले आओ वगैरह वगैरह। इसी तरह वो बस फूँ फाँ वो क्या कहते हैं, बस टोर है उनकी, देखने उनकी टोरें देखो कि हम काउंसलर हैं, काम उन तक नहीं पहुंचता। सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है फंड्स की सही तरीके से हो, पहले देखा जाए तुम्हारा उसका कितना काम है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि वोट्स कहाँ से मिले हैं, ठीक है ना। ये पीपल्स पार्टी का इलाका है, इस पे काम होगा। ये एमक्यूएम का इलाका है, एमक्यूएम वाले काम कराएंगे ये, और तो बचता ही कोई नहीं इधर। और किसी का इलाका है तो वो जमात इस्लामी वाले वो तो पूरे पाकिस्तान के हैं ना, एक सीट के ऊपर। तो जमात इस्लामी वाले जो तो पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं कि काम हो, मगर वो खुद का उनका कोई कहीं पर नहीं होता बंदा, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स की बात होती है तो फिर देखते हैं कि एक ये वाले काउंसलर, ये वाला चेयरमैन तो जमात इस्लामी का है, ये वाला उसका पीटीआई का है, ये मुस्लिम लीग का है। तो उनको फंड देने के बजाय ज़्यादा फंड अपने लोगों को दिए जाते हैं या एमएनएस के लिए दिए जाते हैं। अभी सुना है कि पता नहीं कितने करोड़ रुपए मिले हैं बिलावल भुट्टो को, पता नहीं उस किसी बात पे अपने एमएनएस को दिएंगे 25 अरब, करोड़ नहीं अरब थे, 8 अरब के कितने। तो अभी इस तरह से जो ये चीज़ें गलत हैं, इस चीज़ों को सुधारना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए हमारे बैठ के सीएम और प्राइम मिनिस्टर बैठ के इन चीज़ों को देखे। वो उनके पास वक्त नहीं है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं हमारे ऊपर, जो जिनको हुक्मरान कहते हैं इक़्तिदार आला में, उनके पास अगर असल में वक्त नहीं हो तो उनका सारे का सारा वक्त लग जाता है कन्फ्रंट्रेशन में, उनका सारे का सारा वक्त लग जाता है एक दूसरे की पगड़ियों उछालने में। शहबाज शरीफ साहब घसीट रहे थे आसिफ अली जरदारी को लाहौर की सड़कों पे, तो और आसिफ अली जरदारी साहब जो ईंट से ईंट बजा रहे थे आर्मी की, और अब सारे उधर क्या 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 इन्होंने करना है, क्या इन्होंने डिलीवर करना है। कोई नई चीज़ लाएं, अडयाला वाले को अडयाला में रहने दें और बाकियों को निकालें, और नए लोग लाएं जो कि डेडिकेटेड तौर पर
पाकिस्तान की अवाम के साथ वो क्या कहते हैं सिंसियर हो। ये वकी ज़रूरत है। ये बड़ा एक अहम सवाल है। अब हर शख्स इसके बारे में बात कर रहा है कि अब आपके पास कहाँ से वो लोग आएंगे जो डिलीवर कर सकेंगे। मगर ना ये जो कुछ होता रहा, बयानात जो माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिए जाते रहे, बहरहाल तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन ये कि अब जब साथ चलना है तो मसाइल को भी हल करना पड़ेगा, उसमें पूरी तरह से नाकाम नज़र आ रहा है। कौसर बीबी, ये फरमाइए कि ये फ़ंड्स की जो तकसीम होती है इसके ऊपर बड़ा फड्डा हमेशा से एक रहता है। वो हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ़ हज़रात मुख्तलिफ़ पार्टी से, वो कहते हैं कि जी फ़ंड्स हम तक नहीं पहुँचते। अभी मेयर साहब फ़ंड्स तो बांट रहे हैं लेकिन ये ख़ास लोगों को दिए जा रहे हैं। वो कौन से ख़ास लोग हैं, हमें भी तो पता चले, बताइए। ये देखिए, मैं भाईजान की बात की बड़ी कदर करती हूँ। सुनी सुनाई बात के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए कि एक एमएनए को इतने अरब रुपए हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ऐसा मुमकिन नहीं है। फंड्स कौंसलर तक भी जाते हैं क्योंकि हम सिस्टम का हिस्सा हैं, ठीक है। मेरे कराची ने बहुत अच्छे काम भी किए, उनको भी कहते हैं मैं अभी इनको काम गिनवाऊं, फरिश्ते नहीं आएंगे, ऊपर से काम हमने पाकिस्तान के शहरियों ने करना है, कराची के वासियों ने करना है। मैं भी कराची शहर में रहती हूँ, सियासत सिंध में करती हूँ, कराची शहर मेरा अपना है, आपका भी है, इनका भी है, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब फेडरल से आके हमारा काम नहीं करेंगे, हमें करना है अपना काम, अपने सिंध को, अपने कराची को हमने डिलीवर करना, हमने सब ने मिल के करना है ना। बात जमात इस्लामी वालों को भी फंड मिलते हैं, MKM वालों को भी मिलते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। मैं किसी की गिले आज़ारी नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी की पगड़ी उछालूं, खेचम तानी, वो बातें पुरानी होगी, ठीक है। वक्त ये है कि मिल बैठ के हमें अपने शहर को सुधारना है। कराची शहर हमारा रोशनियों का शहर है, इनका अमन ख़राब ना किया जाए, लसानियत की बात ना की जाए, ठीक है। मैं अपनी ज़ाती राय की बात कर रही हूँ, मैं अपनी क़यादत की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि क़यादत काम कर रही है, मेरे कराची को मसलत नहीं किया गया, इलेक्टेड मेरे कराची है, वोट लेकर आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने सिलेक्ट किया है। काम अच्छे भी हुए, चले मैं आपको पूरे कराची का सर्वे कराती हूँ, जहाँ जहाँ काम हुए, जहाँ नहीं काम हुए इंशाल्लाह वहाँ भी काम होंगे, वहाँ डिलीवर होगा। रोड एक दिन, आप मुझे ये बताएं, एक दिन का घर का राशन ले आएंगे? कराची शहर कितना बड़ा है, 7 ज़िले हैं ना हमारे, तो काम होते होते टाइम तो लगेगा। कितने ब्रिज बने, कितने पुल बने, हम लोगों ने क्या काम नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ग्रीन बस का प्रोजेक्ट था नवाज शरीफ का, उसको पूरा अल्हम्दुलिल्लाह शजील साहब ने किया। फिर रेड बस दी, ठीक है, पिंक बस दी खवातीन के लिए। जो हमारे से काम हो रहा हम कर रहे हैं, अपनी आवाम के लिए करना है। हमारे लोग हैं, हमारे को वोट दिए, हम उनके दर्द को समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। चाहे जमात इस्लामी वाले वो एक सीट पे वो कहते हैं कि वो हम पे बारी बने हुए, उनको हर लोग से मेरे कराची में नजर आ रहा है। काउंसलरों को भी चाहिए, चेयरमैनों को भी चाहिए, अपने अपने हलके में जाएं और वहाँ के मसाइल सुने और उनके मसाइलों को हल करें, वोट लेकर आए हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनूर भाई, काम तो हो रहा है, बेपना काम हो रहा है। अब आप पता नहीं कौन से कराची में रहते हैं, जाके देखें बाहर। बहन हमारी बता रही हैं 7 ज़िला हैं, उसमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। ज़ाहिर है इतना बड़ा शहर इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। आप इस बात पे बार बार बज़िद हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक किया जाए, अथॉरिटीज़ को जगाया जाए, तो काम तो हो रहा है जैसे भी कह रहे हैं। जी अब बताइए। अब देखिए जी, तकरीबन आपने बताया ना 16 साल हो गए, 16 साल या 18 साल हो गए। अब तक तो इसको दुबई से भी आगे निकल जाना चाहिए था और कहाँ का कहाँ पहुँच जाना चाहिए था। इससे बेहतर तो वो मरियम नवाज़ आई, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उसने कैसे भाग दौड़ के काम शुरू किए हैं और नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नज़र आए, एक इन्होंने बनाया है वो बाईपास, वो कौन सा नुसरत भट्टो बाईपास है क्या, जुल्फ़िकार अली भट्टो, वो जो मिलियन नदी पे बना है। मैंने उस पर सफ़र किया है, 7.5 किलोमीटर का टोटल अभी फ़िलहाल बना है, आगे भी बनेगा, पीछे भी बनेगा। 100 रुपया तो उसके ऊपर उन्होंने वो टॉल रखा हुआ है। तो इतने ज़रा सी चीज़ का 100 रुपये, जब टॉल नीचे उतरे आगे फिर ट्रैफिक, वो फैसल कौन सा है, फैसल नहीं शाह फैसल, हाँ, वहाँ पे उतरा, वहाँ पे आगे फिर ट्रैफिक में फंस गया। यहाँ से कुयमाबाद की चुरंगी में यहाँ भी ट्रैफिक थी, उसका भी फ़ायदा क्या है इतना सा। उससे बेहतर था मैं माल रोड क्या, तो ये कौन सा शाह फैसल पे से मैं चला जाता तो वो बेहतर था। मगर
एक चीज़ को बनाएं, सही तरीके से बनाएं, उसके ऊपर लोगों के ऊपर इतना यानी कि टैक्स लगाने का क्या फ़ायदा है। वो उसके अलावा कोई मैंने कोई ब्रिज अभी नहीं देखा जो बना हुआ है। अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है मलीर नदी पे, वो वाला चल रहा है। बाकी तो सारे ब्रिज तो पहले के बने हुए हैं। कौन था मेयर जिसके ज़माने में ब्रिज बने थे ज़्यादा? हाँ, वो एक तो मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, उससे पहले जो है वो मुस्तफ़ा कमाल और जमात इस्लामी वाले जो थे, उनके दौर में काम हुआ। ये गुलिस्तान जोहर वाला ब्रिज इनको नजर नहीं आ रहा। कभी गए गुलिस्तान जोहर? गुलिस्तान जोहर पे गया हूँ। अभी नीचे ट्रैफिक वैसे मैं फंस जाता हूँ। नीचे जब नीचे पुल के नीचे जाता हूँ ना, पुल के नीचे वही हाल है। मैं वो पुल के नीचे, क्योंकि मुझे जाना पुल के नीचे से पड़ता है। वो एक तो अंडरपास है ना और एक ब्रिज है, और जो वैसे वो अंडरपास भी ठीक है, ब्रिज भी ठीक है, मगर वो ट्रैफिक जिस तरह की थी ना गंदी, वहाँ की वहीं है। एक दूसरा ये जावजात जो हैं हर जगह पे लोग देखता हूँ मैं, सड़कों के ऊपर उन्होंने कुर्सियाँ लगाई हुई, होटल वालों ने रोडों को बंद किया हुआ है। ऊपर पार्किंग है, चार्ज पार्किंग, इसकी समझ नहीं आती। जहाँ गाड़ी खड़ो करो वहाँ को आ जाते हैं जी पैसे दो, जहाँ गाड़ी खड़ी करो वहाँ पे। मेरे ख्याल से दरबार अभी मैं आ रहा था तारिक रोड पे, इस वक्त भी कोई किसी जगह पे ले रहे थे पैसे, बल्कि ये बाहर आपके बिल्कुल दफ्तर के बाहर, इधर स्टूडियो के बाहर, यहाँ पे ये चार्ज पार्किंग का समझ नहीं आती, पैसे जाते किसको हैं। क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई बकायदा अखबार में आता हो, इश्तिहार आता हो कि जी ये ठेका है 1 साल का है, उसके ऊपर लोग कंसेंट वो करते हों, टेंडर डालते हों, उसके बाद उनका टेंडर मिलता हो, वो पैसे जो है गवर्नमेंट के फंड में जाते हों, इसका कोई कुछ पता नहीं है। बस ये जिधर देखो चार्ज पार्क अपनी मर्ज़ी से लगाई हुई है लोगों की। तो काम ये है कि वो बाकी इंटीरियर सिंध है, इंटीरियर सिंध में देख लें कैसा काम है, ये खुद बता देंगी, इनके शहर में बता देंगे। हमें सुनते रहते हैं, हम तो जाना भी होता है, मगर वो अवॉइड करते हैं कि उसकी बजाय हम किसी नेशनल फेडरल गवर्नमेंट की मोटरवे पे निकल जाए, उसका इस्तेमाल कर लें। जी अब बताइए कौसर बीबी। मेरे भाई को तो बेटा बहुत सारे गिले हैं, तो आप एक काम करें, अभी लोगों को, मैं सिंध में नहीं रहती हूँ, मैं कराची शहर में रहती हूँ। तो ये भी तो सिंध ये भी कैपिटल है, ठीक है ना, सिंध का। तो कहने का मकसद ये है कि सिंध और कराची अलग नहीं है। कराची के अंदर ट्रैफिक इतना, लोग इतने हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जितनी तकलीफ आपको हो सकता है आपसे ज्यादा मुझे हो। कई जगह हमें पहुंचना होता है टाइम पे, हम हमेशा लेट पहुंचते हैं। आपसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ये कार पार्किंग वाला मसला, ये तो ऐलान भी कर दिए कि कोई पार्किंग ना दे। आप क्यों दे रहे हैं? आपसे जो कोई लेता मना कर दे, कोई कहीं पार्किंग नहीं ली जाए, क्योंकि जो नाजायज पार्किंग सब खत्म कर दी गई। तो ये पता नहीं, ये डीसी को पता नहीं, ये एसी को पता नहीं, एसपी को पता नहीं, थाने के एसएचओ को पता नहीं है, सबको पता है। तो उस बंदे को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं गिरफ्तार करते? देखिए मेरी बात सुने, एक बंदे के पीछे अभी कहाँ पहुंचे। तो फिर किसने, गवर्नमेंट होती, गवर्नमेंट का काम है कि एक बंदे पे 6 महीने के बच्चे तक भी पहुंचे। पर मेरे यहाँ वो तो तू पहुंच सकते ना, उन्हें नहीं दुनिया सी किस तरह पहुंची है उन्होंने पीछे। तू मैं फिर वही बात है ना, जब तक आपकी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ ना, हर बंदे तक नहीं पहुंच सकती। नहीं, बिल्कुल पहुंचती है, डिलीवर भी करती है। ये नहीं कहें कि थाने पुलिस में सुनाई नहीं होती। कुछ जगह ऐसी हैं कि नहीं सुनाई होती, ठीक है। FIR के लिए अब हर बंदा दूसरा उठ के मैं कहूंगी जो इसके ऊपर FIR कर दो, तो प्रूफ भी तो मांगेंगे ना कि भाई FIR के लिए आप आ गई तो प्रूफ भी तो दें कि इसके ऊपर किस चीज पे FIR करना है। प्रूफ देना पड़ेगा। आखिर में एक बड़ा हसास मौजू है जिसके ऊपर गुज़िश्ता चंद सालों से गुफ्तगू हो रही है। लोगों ने कहा बड़ा दिलचस्प तबसरा इसके ऊपर होता है चांद के हवाले से। न चाहते हुए ये सवाल तो करना पड़ेगा बहरहाल कि ये भी तनाज़ात का बाइस बनता है। मतलब जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पर और बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन यहाँ पर ये मसला है। क्या आपकी इजाफा पेश को ये चलें ये भी बता दीजिए। ईद के चांद की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ईद का जो चांद है ना जी, वो हमारे पाकिस्तान के वक्त और दिन के मुताबिक जब हमारा 28वां रोज़ा होगा ना, शाम 3:57 पे चांद पैदा हो रहा है, ठीक है। और उस दिन हमें वो नज़र आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरूब आफ्ताब के वक्त उसकी उम्र होगी 3 घंटे। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह बाद ममालिक होंगे जिनका अगले दिन 30वां रोज़ा भी है, और हमारा अगले दिन 29वां रोज़ा है, 30 तारीख को, 30 को।
29 की शाम को इस चांद के नज़र आने के चांसेस यूएसए के जो मगरबी इलाके हैं ना उनमें ज़्यादा है, यानी कि आधा यूएसए करें तो उसके उस तरफ, या नीचे वाला जो अमेरिका है साउथ अमेरिका, उसके जो मगरब के ममालिक हैं उनमें से शायद ब्राज़ील में नज़र ना आए, आगे वालों में चिली वगैरह में आगे नज़र आ जाए, तो उनमें चांसेस है कि वो 30 तारीख को ईद कर लें। और वो ममालिक जो अपने कैलेंडर पे चलते हैं कि चांद की बर्थ के बाद वो अपना रखते हैं अगला दिन कमरी दिन पहला, तो वो भी 30 को भी ईद करने के काफ़ी चांसेस हैं उन लोगों को, उनको 29 रोज़े पूरे हो जाएंगे बेसिकली। हमारे यहाँ जो पिछला रमज़ान का चांद था वो था, मगर वो डिक्लेयर नहीं हुआ, नहीं नज़र आया, उसका टाइम बहुत थोड़ा सा नज़र आने का, शायद 15-20 मिनट आधा घंटा तक। ग्वादर में शायद नज़र आया हो तो उसको उन्होंने ऑन बोर्ड ना लिया हो। तो अब हमारा चांद जो है ना डेफिनेटली बहुत बड़ा चांद होगा, तकरीबन 27 घंटे का होगा 30 तारीख की शाम को। 30 तारीख की शाम को एक तो 27 घंटे का होगा और दूसरा पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे तकरीबन ये 1 घंटे से ज़्यादा नज़र आएगा। सनसेट के बाद मून सेट जो होगा तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम होगा, तो 100% हर जगह नज़र आएगा। और 31 तारीख को ईद होगी, तो लिहाजा जितने भी दुकानदार हैं और ये ईद का काम करते हैं, दर्जी ख़ास तौर पर, इनको चाहिए कि अपना काम पक्का 30 तारीख शाम तक कर लें। और 31 तारीख को ईद होगी, ईद होगी, ईद होगी। लो जी, हो गई मौसम होगी। कौसर बीबी, क्या आखिर में पैगाम देखने वालों के लिए, क्योंकि माह मुबारक भी अपने अख्ताम पर ही है तकरीबन, क्या पैगाम होना चाहिए लोगों के लिए, ज़रा फरमाइए। जी, मेरे पैगाम तो ये होना चाहिए, पहले तो अल्लाह करे ये मेरे भाई के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो कराची में, हो जाएंगे जी, अकेले ये रहते हैं, इनको सारा गम है, हम सबको गम है अपनी कराची शहर का। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के अंदर जो अनारकी फैली हुई, आप बलूचिस्तान को उठा लें, केपी को उठा लें, हम लोग सुकून से नहीं हैं। हम सिर्फ ढोल पीटने कराची शहर का, दूसरे मुल्क सूबे भी हमारे सूबे हैं, वहाँ हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, पाक आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं। हमें ये भी ताना दिया जाता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो डरता है, भाई हम क्यों डरेंगे, हमारा मुल्क है। हक सच की बात करें कि अब फौजी जवान हमारे पाकिस्तान की आर्मी के जवान नहीं है, हम रात को सुकून से सोते हैं, वो लोग सरहदों पे लड़ रहे हैं, सियासतदान नहीं जाते, आर्मी जवान जाते, यही कमांड संभालते हैं। चाहे कुछ भी हो, हालात किस तरीके से आ रहे हैं, मैं यही दुआ मांगती हूँ कि या रब्बल आलमीन, हमारे मुल्क को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। जब से फितना खान आया था ना, उसके बाद तो हम लोगों ने ना तो कोई 14 अगस्त मनाई, ना हमने कई खुशियों से कोई ईद मनाई, ठीक है, क्योंकि उसका कदम इतना मनूस आया था कि उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को जवान की बात तो आप क्या समझेंगे, छोड़े खैर। मैं आपका बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए प्रोग्राम के अंदर, अनवर साहब, और कौसर बीबी आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ प्रोग्राम में आपने शिरकत की, शामिल गुफ्तगू रहे। जनाब वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।